तो लास्ट जो हमारी बात हुई वो भाव प्रकाश कि उन्होंने आचार्य चरक का जन्म नागवंश में माना, शेष अवतार कहा और कहा कि ये गोत्र प्रवर्तक और यायावर कोटि के ऋषि थे। आगे देखिए, दृढ़ बल यानी इनके संपूर्ण कर्ता, ये पंचनदपुर के रहने वाले थे। इनके पिताजी का नाम कपिल वली, देखो पिताजी का नाम याद रखना, पूछे जाते हैं। तो ये कपिल वली के बेटे थे, शिव जी के भक्त थे, गुप्त काल के आचार्य थे। इस पे भी सवाल रिसेंटली आया है कि दृढ़बल इनमें से किसके राज्य में रहे थे, मतलब उनका क्या टाइम था। तो गुप्त काल, तो याद रखोगे। इन्होंने चरक संहिता का संपूर्ण किया। और एक शब्द आया साथ में, ये बहुत जरूरी शब्द है। किस तरह किया? तो श्लोच वृत्ति से। बेटा इस शब्द को बिल्कुल याद रखोगे। श्लोच वृत्ति का मतलब क्या है? ओरिजिनली मतलब ये है कि खेत में काम करने के बाद ना किसान जब अपनी फसल को उठाता है, मतलब गेहूं की खेती हुई, फिर इकट्ठा करते हैं उनको। आपने देखा होगा गाँव में, जब मशीन लगती है, भूसा अलग हो जाता है, गेहूं अलग हो जाता है। तो फिर क्या होता है, कुछ ना कहीं खेत में जैसे गिर जाता है, इधर उधर गेहूं गिर जाता है, तो कि उसको भी उठा के ले आना, कि कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी बर्बाद नहीं करना। तो उससे मतलब है श्लोक वृत्ति। इनडायरेक्ट में कहूँ तो कह लो आपकी हार्ड वर्क दिखाता है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया। नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न कहते हैं ना, वो वाली बात। तो इन्होंने चरक संहिता का संपूर्ण किया। कैसे किया? श्लोच वृत्ति यानी बहुत ज्यादा मेहनत की उसके लिए। इन्होंने चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय, कल्प और सिद्धि स्थान के 12-12 अध्याय जोड़े हैं। तो इस तरह आप कुल इनको जोड़ दो, 17 + 12 + 12, तो वो जोड़ के आते हैं 41 चैप्टर्स। तो कोई सवाल कर ले सीधा कि भाई कुल कितने अध्याय जोड़े दृढ़बल ने, तो आंसर है 41। अगर स्थान वाइज सवाल करे, पूछे चिकित्सा स्थान के तो 17, कल्प के या सिद्धि के तो 12-12। उनमें है ही इतने इतने, कल्प और सिद्धि टोटल 12 ही 12 चैप्टर है। तो पूरा ही इन्होंने जोड़ा है, इस बात को ध्यान रखोगे। अभी आगे मैं कुछ बात करूंगा यहाँ के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, यहीं पर एक पॉइंट लिखा है कि सुश्रुत ने प्रमेय में ब्राह्मण रोगी को श्लोच वृत्ति पालन करने के लिए कहा है। तो ये भी एक जरूरी बात है। प्रमेय में ब्राह्मण रोगी के लिए श्लोच वृत्ति, ठीक है। तो प्रमेय में ब्राह्मण के लिए श्लोच वृत्ति, तो समझ रहे हो। तो ब्राह्मण को भी कहा कि वहां पे खूब मेहनत करके काम करना है। पुराने जमाने में क्या होता था, ब्राह्मण का मतलब खाली कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, है ना, आप कथा कर रहे हो, मंदिर में हो, और लोगों की आस्था काफी थी। तो मंदिर में लोग क्या चढ़ाते हैं कि खीर हुई, इस तरह की चीजें हुई, सारी मिष्ठान मिठाइयाँ हैं। तो वो खाने की वजह से, तो ऐसा होता था कि ज्यादा कफवर्धक आहार विहार कर रहे हैं, तो प्रमेह होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। तो उनके लिए कहा गया कि भाई ये छोड़ो, अभी क्या करना है, श्लोच वृत्ति पे आना है, ये खूब मेहनत करके करना है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ब्राह्मण को प्रमेह का रोगी है अगर, तो उसके लिए श्लोच वृत्ति का उल्लेख आया है। आप चाहो तो एक और वर्ड लिख लो यहीं पर, प्रमेह के अंदर ही हम गोवृत्ति भी पढ़ेंगे। लिख लो ऑल्सो गोवृत्ति, ठीक है। तो गाय के बारे में सुना होगा कि उसको श्राप है कि भाई तुमको जो है जूठा खाना खाने को मिलेगा, पूरी एक कहानी है उसके बारे में आप पढ़ोगे तो गाय अक्सर, अब इंडिया में आप देखते होगे क्या है कि गाय सड़क पे घूम रही है, कि घर घर लोग उनको कुछ खिलाते हैं बचा हुआ घर का, तो इस तरह वाला है थोड़ा सा। तो वैसे ही कहा गया कि भाई गोवृत्ति धारण करो, यानी कि जैसे गाय जा रही है, घर घर जा रही है, जो मिल रहा है रूखा सूखा वो खा रही है, तो एक तो उस तरह से। और दूसरा, ऐसा भी लिखा हुआ है प्रमेह के अंदर यव का आहार जो है ना, यव का सत्तू वगैरह जो बिहार साइड में काफी खाया जाता है, लिट्टी वगैरह, लिट्टी चोखा वो सब खाया होगा आपने, तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो वो यव का भोजन करने को कहा गया। तो यव की एक खासियत है कि बहुत रूक्ष होता है ना, कि आपकी बॉडी में कफ को नहीं बढ़ाएगा, इवन जो कफ है ना उसको भी कम करेगा, जो पहले से कफ है। उसके बाद भी कहा गया कि आप गाय को खिला दो उस यव को, ठीक है। और गाय जब मल त्याग करेगी ना, तो उसमें से फिर यव को इकट्ठा करो, उसके मल में से यव को निकालो, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इतनी मोटी है कि डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वहां भी रह जाएगा अनडाइजेस्टेड वो। तो उसको वहां से इकट्ठा करो, अब उसको आप इस्तेमाल करो खाने में, तो सोचो कितना रूक्ष हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है। तो प्रमेय में लाभकारी है। तो गोवृत्ति और शिलोच वृत्ति दोनों का उल्लेख प्रमेय के रेफरेंस में आया है, याद रखेंगे इस बात को भी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वो चैप्टर्स चिकित्सा स्थान के जो दृढ़बल ने जोड़े। तो मैंने आपसे कहा कि 17 अध्याय इन्होंने जोड़े हैं, तो बचते कितने हैं? 13 अध्याय। टोटल 30 अध्याय हैं, अगर आपको नहीं पता, चिकित्सा स्थान में चरक में 30 चैप्टर है टोटल। तो 30 में से 17 इन्होंने जोड़े हैं, तो सिर्फ 13 बचते हैं जो ओरिजिनली रहे चरक वाले। तो यहाँ पे उन 13 का ही नाम लिखा हुआ है। तो इनके अलावा जो 17 चैप्टर हैं
वो दृढ़ बल ने जोड़े हैं। तो इनको आप याद कर सकते हो। अभी थोड़ा मुश्किल होगी, लेकिन एक बार चैप्टर के नाम याद कर लोगे तो आसान लगेगा ये। तो रसायन है, वाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म। ठीक है, लगातार चैप्टर है। प्रमेय, कुष्ठ और राज्यक्षमा, यहाँ तक जो है ये 8 चैप्टर जो है शुरुआत के हैं। तो 8 तो ये वाले। इसके अलावा अर्श है, एक अतिसार चैप्टर है, विसर्प चिकित्सा, मदात्य और द्विव्रणीय चिकित्सा। तो ये टोटल 13 चैप्टर हैं जो चरक के हैं ओरिजिनली। बाकी 13, इसके अलावा 17 जो है वो दृढ़ बल ने जोड़े हैं। ठीक है ना, तो +17 दृढ़ बल वाले, ऐसा याद रखना। आगे देखो चरक संहिता, उसमें कुल 8 स्थान है और 120 अध्याय है। ठीक है, तो जैसे चरक चिकित्सा है, मान लो सूत्र है, निदान है, विमान है, ऐसे लिखे हुए हैं सब, यहाँ देख सकते हो आप। तो चरक संहिता में कुल 8 स्थान है, और प्रत्येक अध्याय में कितने कितने चैप्टर हैं, तो वो सारे अगर आप जोड़ लोगे तो वो निकल के आते हैं 120, 120 चैप्टर। तो देखते हैं। सूत्र स्थान 30, और निदान आता है उसमें 8 अध्याय है। विमान स्थान में 8 अध्याय है। शारीर स्थान 8, इंद्रिय स्थान 12, चिकित्सा स्थान 30, कल्प स्थान 12, और अगले पेज पे लिखा हुआ है सिद्धि स्थान, उसमें भी 12 ही चैप्टर हैं। तो इन सबको जोड़ लोगे आप तो चैप्टर हो जाते हैं 120। यहीं पे एक सवाल क्रिएट होता है। सवाल ये है, आचार्यों ने कितने स्थान और कितने अध्याय की प्रतिज्ञा ली? लिख सकते हो, यहीं पर लिख लो, आचार्यों ने कितने स्थान और कितने अध्याय की प्रतिज्ञा ली? तो आंसर है ये, 8 स्थान, 120 अध्याय। तो ऐसा सिर्फ चरक ने नहीं किया कि 8 स्थान रखे हों, और भी जो आचार्य थे तो उन सब ने इस बात पर सहमति दी कि हम 8 ही स्थान रखेंगे और 120 ही अध्याय रखेंगे। लेकिन सब लोग तो रूल फॉलो करते नहीं है, सेम तरीके से चलते नहीं है। अभी मैं कह दूं कि टेस्ट सभी को देना है, या कल सभी लोग याद करके आएंगे, आपको लगता है सारे लोग याद करके आएंगे? हाँ, तब भी नहीं करके आएंगे, 2 4 लोग हैं नहीं करेंगे। क्या रे, कहने दो। तो ऐसे ही लोग करते थे कि भले ही साथ मिलके तो एक कसम खा ली, यहाँ हम 8 ही स्थान लिखेंगे, 120 ही अध्याय लिखेंगे, लेकिन उसके बाद रूल थोड़े तोड़े, कुछ ने ज्यादा भी लिखे, कुछ ने कम भी लिखे। वो एक बात की बात है, उसे आगे चल के देखेंगे। फिलहाल आंसर यही है, 8 स्थान, 120 अध्याय। क्लियर? तो आपको याद कौन से करने बेटा वो भी समझ लो। बुक्स आपके पास होंगी चरक की, नहीं है तो मुझे बता देना ये 30 चैप्टर कौन से हैं, ये आपको याद करने हैं। मैं आपको दे दूंगा अगर आपके पास नहीं है, वैसे यहाँ भी लिखे होंगे नोट्स में हमारे आगे। दूसरा, चिकित्सा स्थान के 30 चैप्टर, वो भी आप याद कर लोगे। सूत्र स्थान के 30 चैप्टर क्रमशः याद होने चाहिए, वरना कुछ सवाल हैं उनके जवाब नहीं निकलेंगे आपके कभी भी। तो सूत्र स्थान 30 चैप्टर रट लोगे, चिकित्सा स्थान 30 चैप्टर रट लोगे बिल्कुल क्रमशः। बाकी याद करो चैप्टर के नाम, चाहे मत करो, फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों याद होने चाहिए। इसके बाद भी मन करे कुछ याद करना है तो शारीर कर लेना, और फिर भी लगे कुछ और याद कर सकते हो तो विमान कर लेना। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो आप, कल्प और सिद्धि 12 12 चैप्टर हैं। और आपको मैंने बताया अभी कि दृढ़ बल ने कल्प स्थान के 12, सिद्धि के भी 12 चैप्टर जोड़े। तो पूरा पूरा कल्प और सिद्धि दृढ़ बल का है। आगे चलता है। चरक संहिता में 7 संभाषा परिषद में, चरक संहिता में कुल 7 संभाषा परिषद में, सूत्र स्थान में 4, शारीर में 2, सिद्धि में 1। तो टोटल कितनी हो गई? 4 ये वाली, चैप्टर के नाम लिखे हैं, 1 12 25 26, 2 ये वाली चैप्टर नंबर 3 और 6, और 1 ये वाली चैप्टर नंबर 11 में। तो कुल हो गई है 7 संभाषाएं। आपको इनके रेफरेंस याद होने चाहिए। तो सूत्र स्थान में 4, कहाँ कहाँ? चैप्टर नंबर 1 12 25 26, शारीर स्थान में 2, चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 6, सिद्ध स्थान में 1, चैप्टर नंबर 11। अब देखो सवाल क्या बनता है यहाँ से। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन सी संभाषा है जो मात्र दृढ़ बल संबत है, मतलब चरक ने नहीं बताई, वो सिर्फ दृढ़ बल ने बताई है। तो लॉजिक अब देखो कैसे काम करेगा। आपको मैंने बताया कि कल्प और सिद्धि वो पूरा दृढ़ बल ने जोड़ा है, चरक का था ही नहीं। तो यानी जो सिद्धि स्थान की संभाषा हुई है ये वाली, तो ये वाली देखा जाए तो किसने बताई है? सिर्फ दृढ़ बल ने, वो चरक में तो है ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसके सामने लिख लो, मात्र दृढ़ बल सम्मित, ऐसा लिख लो कि दृढ़ बल ने सिर्फ इसको माना है। तो ये सवाल पूछ चुका है। अब दूसरी बात देख लेते हैं कि यहाँ वर्ड लिखा हुआ है संभाषा। संभाषा होती क्या है? तो संभाषा होती है कि कोई टॉपिक है,
उसके बारे में कुछ डिसाइडेड नहीं है। जैसे मान लो गॉड पार्टिकल था, पीछे काफी डिस्कशन हुआ, या फिर आज भी डिस्कशन होता है कि ट्रेवल करना पॉसिबल है या नहीं है पास्ट में या फ्यूचर के अंदर, है ना, टाइम मशीन या उस तरह कॉन्सेप्ट की बात करता है। तो लोग क्या करते हैं कि इकट्ठा होता है, जितने भी अच्छे ब्रेन वाले लोग होते हैं, उस फील्ड के लोग होते हैं, वो सब इकट्ठा हुए, बैठे, सब ने अपना लॉजिक दिया, कॉन्सेप्ट दिया। तो जो बात लॉजिकल लगती है फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो मीटिंग बुलाई जाती है, सारे विद्वान बुलाए जाते हैं, और जो मेन बात जिसके साथ सब लोग सहमत हो, लगता हो कि हाँ ये बात लॉजिकल है, रीजनेबल है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं संभाषा के अंदर। जैसे हमारे यहाँ कहाँ कहाँ संभाषा है, चैप्टर नंबर 1 में हुई है संभाषा। तो वहां तो चलो इतना कुछ वो नहीं, जो मेन हम बात कर रहे हैं जहाँ टॉपिक डिस्कस हुआ हो। तो आगे चल के आप देखोगे 25-26 में जो दी हुई है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि रस के बारे में डिस्कशन नहीं कर पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे रस कितने होते हैं। किसी ने एक कह दिया, किसी ने दो, तीन, चार, ऐसे। शारीर में आप देखोगे यहाँ काफी कंट्रोवर्सी हुई कि भाई बच्चे का कौन सा अंग पहले बनता है, सिर पहले बनता है गर्भ के अंदर, या हाथ पहले बनते हैं, पैर पहले बनते हैं। तो वो सारी बातें हुई हैं। फिर फाइनली क्या होता था कि पुनर्वसु आत्रे, जो मेन व्यक्ति हैं जिनको हम पढ़ते हैं, चरक संहिता उन्हीं का पूरा दिया हुआ है ना, पूरा ज्ञान। तो वो आके कंक्लूड करते हैं, वो आके क्लास में मत देते हैं कि भाई देखो सारी बातें सुन ली मैंने, और ये बात जो है मुझे ठीक लगती है, जो ये वाली बात निकल के आती है। बात समझ में आ गई? तो संभाषा क्या हुई, एक मीटिंग है संभाषा। ठीक है। दूसरा, दूसरी बात जो मैंने आपको कही कि पुनर्वसु आत्रे आते थे, एंड में आके कंक्लूड कर दिया करते थे, तो उसके ऊपर एक सवाल बनता है। सवाल बनता है कि आयुर्वेद, समझ लेना, लिख लेना, एकांतवाद को मानता है, एकांतवाद, या अनेकांतवाद को मानता है। आयुर्वेद किसको मानता है, एकांतवाद या अनेकात्मवाद? अनेकात्मवाद को ही स्यादवाद भी कहते हैं, ऐसा भी लिख लेना, स्यादवाद। ठीक है, कि आयुर्वेद का इनमें से कौन सा सिद्धांत है। तो देखो मैंने आपसे बताया लास्ट में पुनर्वसु आत्रे आके कंक्लूड करते हैं। जैसे रस आप लोग 6 ही पढ़ते हो ना, अगर मैं आपसे पूछूं रस कितने होते हैं, तो 6 ही कहोगे ना सब लोग, क्योंकि वो चीज कंक्लूड हो गई एंड में आके कि भाई 6 ही होते हैं, एक दो तीन कुछ नहीं, सब गलत है। तो आयुर्वेद एक ही बात को मानता है। तो आयुर्वेद क्या मानता है, एकांतवाद। ठीक है। और जैन दर्शन के साथ ये बात मिलती है, वहां माना जाता है अनेकांतवाद को। अनेकांतवाद क्या होता है कि सबकी बात मान लो, कि अरे तुम दो कह रहे हो तो हो सकता है चलो तुम्हारी बात ठीक हो, तुम कितना कह रहे हो, चार, तुम्हारी बात भी मान लेते हैं चलो, छह वाले की मान लो, एक ने असंख्य कह दिया तो इनकी भी मान लेते हैं चलो। ठीक है। तो अनेकांतवाद या स्यादवाद आयुर्वेद इसको नहीं मानता, आयुर्वेद एकांतवाद को मानता है। फिर आपसे कहा जाएगा फिर आप ये क्यों पढ़ते हो भाई, कि भारद्वाज ने कहा पहले सिर बनता है, कि कांकायन ने कहा पहले हृदय बनता है, तो आप तो अलग बात बोल रहे हो। तो उसका जवाब बेटा ये है कि वो हम उनके रेफरेंसेस याद रखते हैं बस, कि हाँ उस आचार्य ने इस चीज को इंपॉर्टेंस दिया था, लेकिन लास्ट की बात हम जो जानते हैं वो हम एक मत पे आ जाते हैं कि हाँ सारे अंग बच्चे के एक साथ बनते हैं। आते एंड में कंक्लूड करते हैं कि सारे अंग एक साथ बनते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है उस हिसाब से हम याद जरूर करते हैं, लेकिन मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ हैं। ठीक है ना। मानते हैं हम एकांतवाद को यहाँ आयुर्वेद के अंदर। आगे देखो। अच्छा एक और चीज आती है यहीं पे, कि सीएमई होती है आजकल। सीएमई सबने की होंगी कॉलेजेस के अंदर, अभी हॉस्पिटल में बैठोगे वहां हो जाएगा कि सीएमई है। तो सीएमई की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी याद कर लोगे, लिख लो, कॉन्टिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, हमारी पढ़ाई कभी रुकते नहीं है, खासकर मॉडर्न साइंस में तो नहीं रुकती, चलो आयुर्वेद में तो आप मान लो एक बार को कि आप सारी चीजें अच्छे से पढ़ लो, जान लो। लेकिन मॉडर्न में क्या है कि उनकी दवाइयाँ कुछ समय के बाद काम करना बंद कर देती हैं, कि आज जो एंटीबायोटिक चल रही है कुछ दिनों बाद होगा कि वो काम ही नहीं करती उस डिजीज के ऊपर। ठीक है, तो क्या होता है, नए नए सॉल्ट सर आते रहते हैं। हाँ बेटा। सर सीएमई की फुल फॉर्म बता दीजिए एक बार। बेटा कॉन्टिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, कॉन्टिन्यूइंग लगातार चलने वाली मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, तो डॉक्टर्स को देख लो आप, वकीलों को देख लो, तो क्या होता है, नए नए एक्ट आते रहते हैं वहां भी। तो वकील भी हमेशा पढ़ते रहता है, जीवन भर ऐसे डॉक्टर होता है हमेशा पढ़ता रहता है। ठीक है ना, तो वहाँ अपग्रेडेशन करना बहुत जरूरी है। तो वो होती है सीएमए। खैर आगे देखते हैं। चरक संहिता, इसमें 4 तरह के सूत्र देखने को मिलते हैं, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत सूत्र, और एकय सूत्र। आगे पढ़ेंगे विस्तार से, सब इलेबोरेट किए हुए हैं, फिलहाल यहाँ मतलब बताते रहो। गुरु सूत्र जो गुरु जी बोल रहे हैं, शिष्य सूत्र जो स्टूडेंट पूछ रहा है सवाल, उनसे कुछ पूछेगा कि भगवान मुझे बता दो ये क्या है,
पहले ये लॉजिक था कि शिष्य जो होते थे ना अपने गुरु को भगवान के नाम से कई बार संबोधित करते थे। वो दोहा भी पढ़ा होगा आपने कि दोनों सामने खड़े हैं, गुरु और भगवान, किसके पहले पैर छूऊं, है ना। तो वो इसी पे बनाएगी, मतलब गुरु को भगवान का दर्जा है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आता है, अभी आगे बताऊंगा मैं। वो स्टेटमेंट है कि ये लाइन किसने कही होगी, तो वहां भगवान शब्द लिखा हुआ है लाइन के अंदर। तो हम समझ जाते हैं कि ये शिष्य कह रहा होगा अपने गुरु को कि हे भगवान मुझे बताओ। ठीक है। तो गुरु सूत्र है, शिष्य सूत्र है, फिर प्रतिसंस्कर्ता के जैसे चरक ने कुछ कह दिया, और फिर एक ये सूत्र है, किसी खास एक व्यक्ति का स्टेटमेंट बता दिया, कि जैसे भारद्वाज के बारे में हमने कहा कि पहले सिर बनता है, कांकायन ने कहा पहले हृदय बनता है। तो उस तरह के वो एक ये सूत्र होते हैं कि कोई एक व्यक्ति उस चीज को मानता है। ठीक। आगे चलेंगे। चरक संहिता सैद्धांतिक पक्ष सांख्य और योग दर्शन से लिया गया, व्यवहारिक पक्ष न्याय और वैशेषिक दर्शन से लिया गया। तो चरक संहिता के ऊपर ना आपको दर्शनों का प्रभाव दिखाई देगा। हमारे जो पुराने दर्शन है, तो उनसे ही कहीं ना कहीं हमारी जो आयुर्वेद में सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो वहीं से ली गई हैं बहुत सारी चीजें। तो जो सैद्धांतिक पक्ष है उनमें सांख्य और योग दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन, सबसे पुराना दर्शन है सांख्य। और जो व्यवहारिक पक्ष है वो न्याय और वैशेषिक दर्शन से लिया गया है। ये क्या बात है कि जैसे हम सब लोग सिखाते तो यही है ना कि चोरी मत करो, है ना, कि झूठ बोलना पाप है। फिर हम जोड़ देते हैं उसके अंदर, ये तो क्या था, ये था सैद्धांतिक पक्ष कि झूठ बोलना पाप है। और फिर होता है व्यवहारिक पक्ष, उसमें क्या कहते हैं, वो झूठ जो किसी को खुशी दे वो झूठ नहीं है, वो सच है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ व्यवहारिक पक्ष के। सिद्धांत कुछ और कहते हैं, लेकिन व्यवहार में कई बार थोड़ा बहुत हमें मोल्ड करना पड़ता है, थोड़ा बहुत अलग चलना पड़ता है। तो याद रखना, सिद्धांत सांख्य योग, मैं याद इस तरह रखता हूँ कि सिद्धांत क्या है भाई, संख्याओं का योग कर दो, ये संख्याओं को जोड़ दो, इसका क्या सिद्धांत है बताओ, ऐसा याद करने के लिए। और दूसरा व्यवहारिक पक्ष, तो याद कर लो कि भाई व्यवहार में विशेषता न्याय करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, न्याय करना चाहिए ना हमेशा व्यवहार में, कि भाई कुछ गलत ना हो किसी के साथ। तो व्यवहार में विशेषता न्याय करना चाहिए, तो वैशेषिक और न्याय, व्यवहारिक पक्ष। चरक संहिता का स्वरूप उपनिषद कालीन प्रतीत होता है, यानी जब उपनिषद लिखे गए ना, उसी समय में कह रहे हैं कि लगभग चरक संहिता लिखी गई। ठीक है। चरक संहिता में 12,000 श्लोक कहते हैं ओरिजिनली थे। अवेलेबल कितने हैं अभी, 9,498, 9498 नंबर याद रखना, इन पे भी कभी सवाल आए हुए हैं, अभी नहीं आए पिछले 5-10 साल में, उसके पहले सवाल सब पे आए हुए हैं इन पे। तो 12,000 श्लोक, 9,498 अवेलेबल है आज की डेट में। कह रहे हैं हारित संहिता में तो ऐसा लिखा मिलता है कि जो आत्रेय थे ना, उन्होंने खुद ने भी 5 संहिताएं बनाई। जो पुनर्वसु आत्रेय हैं इनके गुरु, कि उन्होंने भी 5 संहिताएं बनाई हैं, जिनमें 24,000, 12,000, 6,000, 3,000 और 1,500 श्लोक थे। तो देख रहे हो हाफ होते जा रहे हैं कि 24,000 थे, एक में 12,000 थे, एक में 6,000, फिर 3,000, फिर 1,500। इनकी बात ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है कई बार हारित की। तो इसके पीछे कारण है, हारित को यह माना जाता है कि ये बेटे थे पुनर्वसु आत्रेय के। जैसे महाभारत में देखा होगा ना, वो जिसको मणि थी, कि मणि निकाल ली थी कृष्ण भगवान ने, क्या नाम था उसका, अश्वत्थामा। तो वो अपने गुरु का ही बेटा था ना, वहीं पे पढ़ता था साथ में रह के कौरवों पांडवों के साथ। तो कौरवों से ज्यादा मित्रता हो गई थी उसकी। तो ऐसे ही हारित थे, ये अपने पिताजी की क्लास में बैठ के पढ़ते थे वहीं पे। ठीक है। तो हारित पुनर्वसु आत्रेय के बेटे थे। कभी सवाल आ जाए तो ये आंसर लगा सकते हो। ये चीजें लिख लिया करो बेटा, जो मैं चीज बोलता हूँ कोई भी चीज ऐसे नहीं बोल रहा, हर चीज आपके काम की है, इसलिए बोलता हूँ। मेरे कहने का वेट नहीं करो। ठीक। आगे देखोगे, चरक संहिता में 9,295 सूत्र हैं। सूत्र मतलब वो लाइन है जो सिंपल लिखी जाती है, जैसे श्लोक में राइमिंग होती है थोड़ा सा, और सूत्र ऐसे ही वो स्टेटमेंट है बहुत सारे। तो 9,295 सूत्र हैं। यहाँ पर 14 देश, 68 आचार्य, 64 ऋषि, इनका भी उल्लेख है। इन पर भी सवाल है आपकी गाइड्स में, अगर आप देखोगे कितने देश का उल्लेख है, मतलब कितने अलग अलग स्थान। तो 14, आचार्य 68 है, ऋषि 64 है। अब सवाल मत करना इनमें क्या अंतर है। अंतर वैसे हम ये मान लेते हैं कि ऋषि मतलब वो जो, समझ लो जंगल में पढ़ा रहे हैं, वो ऋषि हो गए, है ना, यानी डे बोर्डिंग जहाँ पे है, या बोर्डिंग के जो स्कूल है उस तरह वाले। और आचार्य वो हो गए जो सुबह बुलाते हैं और फिर भेज देते हैं क्लास करवाने के बाद। तो उस तरह मान लो आप। तो 68 आचार्य याद कैसे रखना है, अगर हिंदी भाषी हो, आ से 68, आ से आचार्य, तो याद रह जाएगा 68 आचार्य।
और ऋषि 64 है। अच्छा, कोई यहाँ ऐसा तो नहीं है हमारे बीच में जिसको हिंदी लैंग्वेज में परेशानी हो, जो ना समझ पा रहा हो? कोई नहीं, ठीक है। अगर लैंग्वेज में कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना बेटा, तो मैं एटलीस्ट कुछ चीजें जो मुझे लगेंगी कि हाँ समझ नहीं आई होगी आपको लैंग्वेज की वजह से, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। ये जरूरी है कि चरक संहिता में लगभग 1950 योग आए हैं, 1950 योग आए हैं। समझ गए ना, चिकित्सा के योग, जो मेडिसिन है वहां 1950 नंबर याद रखोगे। चरक संहिता में सांख्य शब्द 5 बार आया, कैलाश पर्वत का उल्लेख 2 बार आया, और एतिहा एक शब्द है, ये 2 बार आया। सांख्य 5 बार, कैलाश 2 बार, एतिहा 2 बार। चरक संहिता की भाषा शैली कौटिल्य अर्थशास्त्र से मिलती है, जो विष्णुगुप्त का लिखा हुआ है। तो कुछ लोग इनको ये भी मानते हैं कि ये एक ही व्यक्ति थे। ऐसा माना जाता है कि चरक, पतंजलि जिनका आप योग पढ़ते हो, और ये विष्णुगुप्त जिन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा, कि ये शायद एक ही व्यक्ति थे। ठीक है, क्योंकि भाषा शैली मिलती है। आगे देखेंगे। चरक संहिता में पंच अव्यय वाक्य वो मिलते हैं देखने को। क्या होते हैं पंच अव्यय वाक्य? ये नाम लिखे हुए हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। ये उपनयन है, वयन नहीं है, उपनयन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन। तो ये पंच अव्यय वाक्य जो है ना, ये सवाल पूछा जाता है कहाँ से लिए गए हैं, किस दर्शन से लिए गए हैं? तो ये न्याय दर्शन से लिए गए हैं। और एक सवाल पूछा जाता है किस रेफरेंस में इसका इस्तेमाल हुआ है? तो अनुमान प्रमाण एक होता है, उसका प्रकार होता है परार्थानुमान। तो लिख सकते हो परार्थानुमान के रेफरेंस में। न्याय दर्शन से लिया गया, और किसके लिए लिया गया? परार्थानुमान के लिए, उसको समझाने के लिए। तीनों बातें याद रखोगे, पंचव्य वाक्य क्या है, कहाँ से लिए गए, और क्यों लिए गए। ठीक है, तो ये लिखी है बात यहाँ पे, गौतम का न्याय दर्शन है, वहां से लिया गया है इसको, पंचव्य वाक्य को। नेक्स्ट है षड पदार्थ निरूपण। चरक संहिता में 6 पदार्थ दिए गए। कह रहे हैं वो वैशेषिक दर्शन के अनुसार दिए गए, लेकिन चरक ने उनको पदार्थ ना कह के कारण कह दिया, कि ये 6 कारण है। ठीक है, तो पहले मैं आपको वैशेषिक का क्रम बता दे रहा हूँ, वो लिख लो आप साइड में, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है, वो ज्यादा जरूरी है। तो क्रम लिख लोगे, लिखो। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, विशेष और समवाय। ये क्रम आपको रटा हुआ होना चाहिए। जैसे रस की अगर हम बात करते हैं, तो रसों का सबको याद होगा, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो उसी क्रम से हमारे क्वेश्चन सारे निकल जाते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो क्रम है उसका वाग्भट ने दिया, कि कौन सा रस ज्यादा ताकतवर होता है, स्ट्रांग होता है। तो वो क्रम थोड़ा सा अलग है, वो ऐसा है, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। ठीक है, कटु तिक्त की जगह तिक्त कटु हो जाता है, वो रियल क्रम है, अगर क्रम की हम बात करें। ठीक है ना। तो लेकिन हमारे ज्यादातर सवाल उसी क्रम से निकलेंगे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो नॉर्मली हम वही याद रखेंगे। अदर देन कि कोई हमसे सवाल कर ले स्पेशली कि बताओ भाई वाग्भट ने क्या क्रम दिया है पोटेंसी के आधार पे। ठीक है ना। इसी तरह ये जो 6 है हमारे षड पदार्थ, तो ये क्रम भी आप याद रखोगे, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ये किसका है? ये वैशेषिक दर्शन का है। वैशेषिक दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि कणाद है, नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कणाद, जरूरी नाम है इनका। तो चरक ने जो है यही 6 जो है ले लिए हैं। इनको क्या कह दिया? कारण कह दिया, ये 6 कारण है। और इनका क्रम थोड़ा सा बदल दिया, देखो चरक का क्रम लिखा हुआ है, आप देख लोगे। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। ये द्रव्य है बेटा, वृत्त करके लिख दिया कुछ यहाँ, द्रव्य। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। ध्यान रखना, क्रम आपको याद रखना अपने तरीके से जैसे रखोगे। आगे चलिए। चरक संहिता गद्य पद्य मिश्रित है, यानी इसमें वो बातें भी हैं, गद्य जो मतलब स्टेटमेंट होते हैं नॉर्मल, और पद्य भी है। तो वो चीजें भी हैं जिनको गाया जाता है जिस तरीके से, राइमिंग वाली चीजें, कि वो भी हैं इसके अंदर। तो गद्य और पद मिश्रित है। चरक संहिता में 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। 4 प्रमाण: आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। तो चरक संहिता
चार प्रमाण बताए गए, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। अभी इसको भी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे इसको भी पढ़ेंगे 11 नंबर चैप्टर में विस्तार से। तो आप्तोपदेश क्या है कि ऐसे स्टेटमेंट जिन पे आप भरोसा कर लो, आपको पूरा यकीन है कि ये गलत बोल ही नहीं सकता, है ना। जैसे कि वेदों में कुछ लिखा हुआ है, मान लो, है ना, मान लो जिसकी जो भी पवित्र हमारी बुक्स होती हैं किसी भी संप्रदाय की, तो वहां जो लिखा होता है उसको हम मान लेते हैं कि वो ठीक लिखा है, के कारण वो शायद हमारे भगवान ने लिखा है ना। दूसरा होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो आप आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो। याद रखना, सिर्फ आंखों से देखना प्रत्यक्ष नहीं होता, कानों से सुनना भी प्रत्यक्ष है ना। कुछ गर्म पानी है, उसको हाथ से महसूस करना कि हाँ भाई गर्म है, तो वो भी प्रत्यक्ष है। तो जिसको अपनी इंद्रियों से फील कर रहे हो, तो वो क्या है, प्रत्यक्ष है। फिर एक होता है अनुमान। अनुमान क्या है कि आपने कहा कि अच्छा, पिछले साल हमने देखा एक स्टूडेंट थी या एक स्टूडेंट था, वो बड़ा अच्छा पढ़ता था, सर के सारे जवाब देता था, उसका सिलेक्शन हो गया। तो एक काम करता है, हम भी इसी पे फोकस करते हैं कि सर का कोई क्वेश्चन हम ड्रॉप नहीं करेंगे, हम ये कसम खाते हैं कि सर जो पूछेंगे वो तो हमें आता ही होगा हमेशा। ठीक। तो हमने वो रूल फॉलो किया, अनुमान लगाया, और बाद में वो ठीक निकली बात कि हाँ सिलेक्शन हो गया। तो ये क्या हुआ, अनुमान। या आपका पुराना कोई एक्सपीरियंस है, उसको आपने फॉलो किया। और एक चीज होती है युक्ति। युक्ति क्या होती है कि भाई वही वाली बात है कि कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी नई चीज कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, है ना, कि सीमेंट का घोल बना लो पानी के साथ तो वो इस तरह का हार्ड हो जाता है, बिल्डिंग बना दी, तो वो आपने युक्ति लगाई कि ऐसा करके ऐसा हो सकता है, तो वो सब युक्ति में आ जाती हैं चीजें। समझ गए कि आपकी बुद्धि आपसे जो कराती है वो युक्ति है। सुश्रुत, उन्होंने भी प्रमाण चार ही दिए, लेकिन देख रहे हो युक्ति की जगह यहाँ पे उपमान लिखा हुआ है। इसमें कोई और चीज जो कम फेमस है कंपैरेटिवली, उसको समझा दिया जाता है फेमस चीज की हेल्प से, कि भाई इसके जैसी वो चीज होती है, थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा करके। तो खैर, सुश्रुत के प्रमाण चार हैं, चरक के भी चार हैं, युक्ति प्रमाण चरक का है, उपमान प्रमाण जो है सुश्रुत का है, याद रखना है। दो शब्द आए, जेनताक और खुड्डाक। ये जेनताक है, जेनताक आधा ना है, जेनताक। और दूसरा खुड्डाक। ये दो शब्द आए हैं चरक संहिता में, तो कह रहे हैं कि ये भी बौद्ध दर्शन से आए हैं। तो यानी कि बौद्ध दर्शन का प्रभाव पड़ता है काफी कुछ चरक के ऊपर। जेनताक, खुड्डाक। जेनताक एक स्वेदन का प्रकार है। हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे जब, चरक सूत्र का स्वेदन अध्याय। तो वहां पे आप देखोगे जेनताक स्वेद का उल्लेख आया है। बहुत सवाल आते हैं इसके ऊपर। पूछता क्या है इसमें कि किस ऋतु में कराया जाता है। ठीक है, तो चाहो तो लिख सकते हो, हेमंत ऋतु में जेनताक स्वेद का उल्लेख है। हेमंत ऋतु में जेनताक स्वेद। दूसरा खुड्डाक देख पा रहे हो, खुड्डाक का मतलब लेते हैं स्मॉल। ठीक है, स्मॉल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट जहां हो। तो जैसे आप देखते हो कि वात रक्त है मान लो, तो पैर के अंगूठे से शुरू होता है ना, पोडाग्रा उस साइन को बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है पैर के अंगूठे में। तो क्योंकि वैसे तो जो आर ए है हम डिजीज, रूमेटोड आर्थराइटिस, तो वो भी स्मॉल जॉइंट से शुरू होती है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसका उल्लेख है नहीं चरक के अंदर आम बात का, चरक में वातरक्त का उल्लेख है। तो एक बीमारी है वहां पे संधिवात, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कह देते हैं, और एक बीमारी जो चरक में दी हुई है वो दी हुई है वातरक्त, गाउटी आर्थराइटिस। तो इन दोनों में अगर आप कंपेयर करो, तो गाउट जो है वो स्मॉल जॉइंट की डिजीज है देखा जाए तो, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो कहाँ होता है, जो हमारे बड़े जॉइंट्स होते हैं, जैसे नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है ना, शोल्डर में भी जैसे देखने को मिलता है, तो वो बड़े जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो खुड्डाक शब्द जो आया है वो वातरक्त के रेफरेंस में आया है ना, खुड रोग भी कह दिया उसको, इसीलिए, क्योंकि वो स्मॉल जॉइंट्स की डिजीज है। बात समझ में आ रही है। तो खुड्डाक और जनताक दोनों शब्द आए हैं जो कह रहे हैं ओरिजिनली ये बौद्ध दर्शन से लिए गए हैं। एक देख रहे हो चरक सूत्र 16 में एक सिद्धांत आया, स्वभाव उपरमवाद। उपरम का मतलब होता है बेटा नष्ट हो जाना, या फिर मृत्यु हो जाना, या फिर मोक्ष पा लेना, ये समझ लो आप। ठीक। और स्वभाव यानी कि नेचर। तो सिद्धांत क्या है कि देखो, आप किसी बीमारी का इलाज करो चाहे मत करो, मान लो आज कुछ टाइम पहले किसी को मान लो कोविड हुआ होता, आपने बहुत सुना होगा कि अरे कोविड के टाइम में जो लोग हॉस्पिटल चले गए तो उनकी तो मृत्यु हो गई, वो मर कर ही लौटे हैं ज्यादातर। कि जो घर पे रह गए, ऐसे रह गए, वो बच गए, जिन्होंने इलाज नहीं लिया, जांच नहीं कराई, ऐसा चला था काफी। तो उसका कारण क्या था, ऐसा नहीं है कि घर पे रह गए तो बच गए, भाई किसी की कंडीशन वर्स है ना, किसी का मान लो टू सेचुरेशन रेट जो है बहुत कम हो गया, मान लो 50-60 आ गया, तो कहाँ बचने वाला है। ठीक है ना, तो वही जा रहा था हॉस्पिटल, तो इसलिए उसको दिक्कत हो रही थी। खैर, लेकिन जो घर पे रह के ही बच गए, उसका सिद्धांत क्या है कि उनको बीमारी इतनी ज्यादा नहीं हुई थी कि नुकसान होता। घर पे रहे, अच्छी केयर की उन्होंने, तो बच गए, क्यों, रोग अपने आप ही ठीक हो गया। ट्रीटमेंट करो चाहे मत करो,
आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काम करने लगता है एक टाइम के बाद। ठीक है। तो उसी रेफरेंस में बात आई है स्वभाव उपरमवाद, कि भाई इलाज करो चाहे ना करो, कुछ टाइम के बाद वो रोग ठीक हो जाएगा। तो फिर उसका जवाब देते हैं कि भाई चिकित्सा फिर करनी नहीं चाहिए, फिर तो क्यों कर रहे हैं चिकित्सा? तो कह रहे हैं चिकित्सा करना इसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर गया हो, तो निकल तो वो खुद भी आएगा मेहनत करके, निकल आएगा ना, वो समझ लेगा कुछ टाइम, अच्छा कैसे कैसे निकलना है, चलो ठीक है सीढ़ी बना लेते हैं अंदर, मिट्टी ऐसे डाल देते हैं तो फिर रास्ता बन जाएगा, या अपनी मेहनत करके। लेकिन अगर उसे हाथ दे दे कोई बाहर से, तो मेहनत ही नहीं लगेगी, हाथ पकड़ेगा खींच के बाहर निकाल लेगा। तो कह रहे हैं कि दवाएं ऐसी काम करती हैं रोग के अंदर, जैसे किसी ने गड्ढे में गिरे हुए आदमी को हाथ का सहारा दे दिया हो बाहर निकालने के लिए, तो वो काम जल्दी हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सिद्धांत उसके रेफरेंस में आया है कि चीजें स्वभाव से ही नष्ट हो जाती हैं। तो बीमारी भी नष्ट हो जाती है, मनुष्य भी नष्ट हो जाते हैं, जानवर, दुनिया। डायनासोर का एग्जाम्पल बेस्ट है, उन्हें कोई नहीं मार सकता था लेकिन वो भी मर गए। किसने मारा होगा उनको? इंसान तो थे नहीं तब, सबसे बड़ा राक्षस तो इंसान ही है, मगर फिर भी देखो मर गए वो, है ना, कुछ तो मरना ही था टाइम के साथ। बात समझ में आई? तो ये जो सिद्धांत है, तो ये भी बौद्ध दर्शन से लिया गया। वहां एक सिद्धांत आता है क्षणभंगुरवाद। क्षणभंगुरवाद क्या कहता है कि हर पल जो पहले वाली चीजें थी वो खत्म हो रही हैं और कोई नई चीज बन रही है। जैसे हमारी बॉडी में भी आप देखोगे हर पल क्या होता है, हमारी सेल्स डेड होती हैं पर डे। आप कितने भी साफ रह लो, अगले दिन अच्छे से अगर नहाओगे ना, स्किन को थोड़ा रब करोगे, तो वो सेल्स निकल के आती हैं, डेड सेल्स निकल के आती हैं। वो कोई गंदगी नहीं है, वो डेड सेल्स हैं आपकी बॉडी की। वो कहाँ से आती हैं? कि आपकी कुछ सेल्स डेली नष्ट होती हैं। ठीक है ना? तो वही चीज यहाँ है कि क्षणभंगुरवाद, कि अब आप वो नहीं रहे जो कल थे, बहुत सारी सेल्स बदल गई, उन्होंने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। ठीक। तो इस सिद्धांत को लेकिन आयुर्वेद नहीं मानता। आयुर्वेद ये कहता है कि भाई अगर ऐसे कहोगे तो पढ़ा तो रोहित साल भर, ठीक है, या कोई और पढ़ रहा था, मान लो रोज ही कोई और बन रहा था, रोहित वन, रोहित द्वितीय, रोहित तृतीय, और साल के एंड में सिलेक्शन किसी और को मिल गया, क्योंकि अब तो वो रोहित रहा ही नहीं ना, वो तो कुछ और बन गया। तो अगर ऐसा कहेंगे तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात आ जाएगी कि काम कोई कर रहा है, सजा किसी और को मिल रही है, किसी ने चोरी कर ली, सजा किसी और को मिल गई। बात समझ में आई? तो आयुर्वेद इसको नहीं मानता, खैर, षड़भंगुरवाद को। तो ये एक सिद्धांत चरक में आया है, इसके जैसा स्वभाव प्रमवाद, ये याद रखोगे। षड़भंगुरवाद बोध का है। आचार रसायन, ये चरक की मौलिक देन है। आचार रसायन बेटा ये क्या है? हम जो रसायन का सेवन करते हैं ना, तो उससे हमें कह लो कि उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि शिलाजीत है मान लो, तो वो एकदम से काम करता है डिजीज पे जाके। ठीक है, खदिर है, एकदम काम करेगा अपने डिजीज पे जाके, जो भी टारगेट ऑर्गन है वहां काम करेगा। इसी तरह तो एक होते हैं आचार रसायन। आचार रसायन क्या होता है कि आप व्यवहार जब अच्छा करते हो, कि बड़ों का सम्मान कर रहे हो, गुरुओं का सम्मान कर रहे हो, झूठ नहीं बोलते हो, तो इससे भी क्या होता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में आती है। लोग दुआएं देते हैं, जैसे कि भाई तुमने इतना अच्छा काम किया कि भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, ऐसा हो ऐसा हो। तो कह रहे हैं ऐसा करने से भी ना, अच्छा व्यवहार करने से, व्यवहार में चीजें लाने से आपको वही लाभ मिलता है जो उन चीजों के खाने से मिलता है, जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। रसायन का काम करता है ये भी। तो इसको बोला गया बेटा आचार रसायन। इसमें सारी चीजें व्यवहार में लाने की आई हैं, कि बूढ़ों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो, इस तरह की बातें। बस दो चीजें खाने की आई हैं, चाहो तो लिख सकते हो, शीर और सर्पी, घी और दूध। बाकी जितना कुछ लिखा हुआ है आचार रसायन में वो आपके व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, तो ये चरक की मौलिक देन है, किसी और ने ऐसी बात नहीं की। तो बेटा ये हमारा दूसरा सेशन था आज का, पहली क्लास थी। तो मैं आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, अगले 3 दिन हम लोग दो दो सेशन इस तरह करके लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना फुल फ्लो में पढ़ेंगे। कल सैटरडे है, कल भी इस तरह एक सेशन लेंगे। और परसों बेटा संडे को हम कॉमन क्लास करते हैं, उसमें जो भी हमारे बैच करंट में चल रहे होंगे उन सबके लिए कॉमन टाइमिंग होगी। संडे की टाइमिंग में चेंज कर देता हूँ, उसमें एक कॉमन टाइमिंग, क्योंकि सबकी छुट्टी होगी, उस हिसाब से आपको बता दूंगा। वहां पे हम लोग कोई भी एक जरूरी टॉपिक पढ़ते हैं, रेगुलर नहीं पढ़ते। जैसे चरक पढ़ रहे हैं तो चरक नहीं पढ़ेंगे, वहाँ वहाँ संभवतः गाइड पढ़ेंगे हम लोग, गाइड गोविंद पारेख। ठीक है, तो आप लोग गाइड खरीद लेना बेटा, गोविंद पारेख की किसी के पास ना हो तो नए लोगों के पास भी। ठीक है, तो वहाँ अभी फिलहाल कुछ ऐसा टॉपिक ले लेंगे जो दूसरे बैचेस का भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि वहाँ सारे टॉपिक जो हैं वो नए हैं, कोई भी कनेक्टेड नहीं है आपस में। तो कोई भी एक ऐसा टॉपिक ले लेंगे जो उन्होंने भी ना पढ़ा हो, आपने भी ना पढ़ा हो। आपका होमवर्क क्या है? चरक सूत्र, चरक चिकित्सा, 30-30 चैप्टर याद करने की कोशिश करना। उस पर अभी हार्ड नहीं हो रहा मैं, लेकिन जो आज पढ़ाया आपको वो सारा आपको कल याद होना चाहिए। फर्स्ट डे से सब कुछ याद होना चाहिए। ठीक है, आज के बाद से जब पढ़ोगे आप, आपके घर में आपकी एक जगह फिक्स होगी, आपको डेली वहीं बैठ के पढ़ना है। ठीक है,
एक जगह बना लोगे, वहां कोई डिस्टरबेंस ना हो, फैमिली मेंबर, ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो आगे पीछे घूम रहे हैं, वो चीज नहीं हो, आपकी मजबूरी है, हॉस्पिटल कर रहे हो, क्लिनिक कर रहे हो, कोई बात नहीं बेटा। फिर वहां मुझे एक मैसेज से बता देना कि हम ये चीज करते हैं। तो आप लोग ठीक है, अपना जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे, अपना एक कॉर्नर बना के इस तरह का, और जब कोई पेशेंट वगैरह आए अपना इसको भी ऑफ कर दो, कोई इशू नहीं है, अपना सुनते रहो, ठीक है, अच्छे से। लेकिन क्लास में जो पढ़ाया जाए वो आपको नेक्स्ट डे याद होना चाहिए। आपका कोई सेशन मिस हो जाए, मुझे मैसेज कर दो कि सर सेकंड सेशन या थर्ड सेशन जो भी आपका मिस हुआ, या फर्स्ट सेशन, या पूरी क्लास मिस हो गई आज नहीं कर पाए, तो आप मुझे बता दो, आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ठीक। बाकी अभी आगे से मैं कोशिश करूंगा वेबसाइट पे ही लिंक कर दूं सारी चीजें इस तरह की, वहां पे सारी चीजें हो जाए। ठीक है, अभी किसी की कोई क्वेरी है तो जल्दी से बोलो, 2 मिनट बचे हैं आज के सेशन में। हाँ बेटा, किसी कोई क्वेरी है, कुछ सवाल, कुछ पूछना हो? नहीं? ठीक है, अच्छा, नए बच्चे जो हैं, आपको ये और बता दूं बेटा, आपको नोट्स मैं सारे दे दूंगा, मैंने अभी आपको आज इतिहास के तो अभी दिए हैं। ठीक है, बाकी मैं चरक आपको अभी भेज रहा हूँ, चरक के भी तो प्रिंट आउट निकाल लेना, वो आपको चाहिए होंगे जरूर। बुक्स बाकी की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ गोविंद पारिक तो जरूर लेनी पड़ेगी। बुक्स वैसे होनी चाहिए आपके पर्सनल यूज के लिए भी, लेकिन गोविंद पारिक एक गाइड में कहता हूँ वो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस भी हैं और बहुत कुछ पढ़ने के लिए है हमारे लिए। ठीक है, तो इतना कोशिश करना, कोई समस्या आए तो मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे भी बता दूंगा, कॉल पे भी बता दूंगा, अभी कर लो बाद में कर लो, आपका मन है, जो कोई समस्या लगे। ठीक। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे सेम टाइम, 5 PM।